पेपर डिस्कस करें या फिर आगे बढ़े? तुम लोग जैसा बोलो वैसा करेंगे। चाहोगे पेपर डिस्कशन कर ले तो पेपर डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, बोलो। पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने पेपर खुद डिस्कस किया, मतलब खुद देखा क्या कि आपका पेपर कैसा गया? आपने खुद चेक किया एक बार? ओ, तो समझ ही नहीं आया कुछ। क्वेश्चन पेपर लेके उसके सॉल्यूशन कहीं पर भी ढूंढे जा सकते थे, गूगल कर सकते थे, अपनी कॉपी में देख कर वापस उसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, सिर्फ पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेपर दे दिया उसके बाद सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स कितना है, कम आए ज्यादा है कोई बात नहीं, अगर पेपर देने के बाद सेल्फ असेसमेंट नहीं किया तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ असेसमेंट करना है ही तो करना है, समझ में आया? कोई पूछे मेरे से कि भैया कितने घंटे पढ़ूं कि मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, कितने घंटे पढ़ो ये कोई सफिशियंट नहीं है। तुम्हारी अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ता है कि कितने घंटे तुम्हारे लिए सफिशियंट है, समझ में आया? 6 घंटे सफिशियंट है? नहीं, 6 घंटे सफिशियंट नहीं है। 7 घंटे सफिशियंट है? नहीं। किसी के लिए 4 घंटे ही सफिशियंट है, किसी के लिए 10 घंटे भी सफिशियंट नहीं है। बात यह है कि तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन लेवल कितना है, क्या तुम आपस में इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा। हाँ, मेरे से ये पूछोगे तो मैं बोलूंगा नेसेसरी क्या है? एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है, एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। क्लास के नोट्स रिवाइज करना नेसेसरी है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करना भी नेसेसरी है, ऐसे भी सॉल्व करना नेसेसरी। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना एनसीईआरटी, पीवाईक्यू लगाना नेसेसरी है, ये सारे काम नेसेसरी है। कितने घंटे पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज आप पेपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ क्या आप लोग 4 घंटे, पूरे 4 घंटे बैठ के पेपर दे रहे थे? सच्ची सच्ची बताना। 4 घंटे से पहले पेपर कंप्लीट कर लिया था? बोलो। 4 घंटे बैठे थे? इसके अलावा ये पेपर और भी मतलब बच्चों ने दिया था, कम से कम 6-7 बच्चों ने ये पेपर दिया था, ठीक है। तो उन लोगों ने तो पहले से पेपर दे रखा था, इसलिए उनके थोड़े ज्यादा नंबर आया, कुछ भी हुआ, मतलब उन्होंने भी अच्छा पेपर दिया था, सेम टाइमिंग पे उनके पास भी पेपर पहुंचा था, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया, कंपटीशन अच्छा है, देख सकते हो इतने कम, इतना भयंकर कंपटीशन है। ऐसा मत सोचो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इतना भयंकर कंपटीशन होगा, नहीं। ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे बच्चों में जो एकदम गधे होंगे, तुमसे भी बेकार, ठीक है। तो आप लोग को पेपर के क्वेश्चन तो याद होंगे। मेरे पास कुछ रैंडम क्वेश्चन है, मैं उसी को उठा के अभी फिजिक्स डिस्कशन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स। हर एक दिन आज फिजिक्स, कल मैथमेटिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ऐसे करेंगे, वरना पूरा टाइम ऐसे निकल जाएगा, पढ़ना भी है। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुना। ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपके पास पेपर हो तो सामने खोल के बैठना, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। A train is moving with uniform velocity on a straight road. A boy moving at 4 kilometers per hour due east observes that the train is moving. Boy moving at 1 kilometer per hour due south claims that the train is moving toward northeast. What is train in the ground frame? ठीक है, ये रिलेटिव मोशन का अच्छा सवाल था। एडवांस के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आपको भले समझ में आए, लेकिन आप जब तक उसको ड्रॉ नहीं करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखो और उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। क्या करना स्टार्ट करो? ड्रॉ करना स्टार्ट करो, समझ में आया? अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो कुछ सब साफ हो जाएगा। एक मिनट रुकना, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन ये रहा। वेट अ मिनट, मैं
Mhm. No preparation is complete. No preparation. सुन लो. No preparation is complete until its performance. जो भी बच्चा है परफॉर्मेंस दे रहा है या परफॉर्म कर रहा है, until its performance is self evaluated, and assessed. ठीक है. कोई भी प्रिपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप खुद नहीं देखोगे. ठीक है. और एक बात और याद रखना, जो भी आप कर रहे हो उस पर विश्वास रखना. ठीक है. कई बार बच्चों को शक होने लगता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही तो पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा इससे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. ठीक है. तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ खास बात याद रखना. नो व्हाट यू आर डूइंग. वो पहचानो कि आप कर क्या रहे हो. नो व्हाट यू आर डूइंग. लव व्हाट यू आर डूइंग. जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, जीना सीखो उसके साथ. अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोलने से नहीं होगा, उसके साथ जियो, उसके साथ मतलब अच्छा इंटरेक्शन रखो. ठीक है. एंड बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग. और उसमें विश्वास रखो जो कि आप पढ़ रहे हो. ठीक है. कई बार होगा पेपर में बोले ये तो अरे यार ये सब नहीं किया. जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखो कि हाँ मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसको, मैं जितना भी पढ़ा है उससे जितने भी सवाल आएंगे मैं सबको फोड़ दूंगा. ठीक है. और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपने सवाल देखे हैं वो एडवांस में देखने को वापस मिले. ठीक है. हटके सवाल मिलेगा. सवाल होते आसान है, बस लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है. ठीक है. तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, एडवांस में बहुत काम आएगा. मेंस तो आप लोग यूं फोड़ दोगे, मेंस की चिंता मत करो. ठीक है. मेंस तो फोड़ दोगे आप लोग. मेंस तो आप लोग फोड़ दोगे, मुझे पक्का भरोसा है. बस एक मिनट था, ये खोल ओपन हो रहा है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी. A train is moving with uniform velocity on a straight track. A boy is moving at 4 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. ठीक है. तो एक बॉय है, वो कहाँ की तरफ चल रहा है. ध्यान से स्टार्ट. रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं. ऑन है. ठीक है. ओके. ये है अपने पास ईस्ट, ये अपने पास नॉर्थ, ये अपने पास साउथ है, ये अपने पास वेस्ट. ओके. यहाँ पर क्या बोला है, वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक पे ड्रॉ. अ बॉय इज मूविंग एट अ 4 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. इधर की तरफ चल रहा है, कितने की वेलोसिटी से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके भैया.
द ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉट, और इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है, इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ चल रही है। ओके, अनदर बॉय इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ साउथ की तरफ, एक बॉय है जो साउथ की तरफ चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, ड्यू नॉट ड्यू साउथ, द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। इसके रिस्पेक्ट में, इस बॉय के रिस्पेक्ट में जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है, इसके इसके रिस्पेक्ट में, इस बॉय के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है ना वो नॉर्थ ईस्ट वाला बॉय बोल रहा है। क्या कौन बोल रहा है, मैंने सुना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉय है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है 4 किलोमीटर से, वो बोल रहा है उसके ऑब्जर्वेशन से जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। ओके, एक दूसरा लड़का है जो साउथ की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर, और वो क्लेम कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, स्पीड उसका फाइंड करना है। ठीक है, क्या निकालना है, उसका स्पीड ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ओके ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेन की लिखूं, अगर ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, चलो मैं इसको साइड में रखता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन को ऑब्जर्व करूं, क्या अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन को ऑब्जर्व करूं, ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर अपना ए वाला जो था, ए मान लेते ये ए है, ये 4 आई कैप की तरफ जा रहा था। हाँ भैया, ये 4 आई कैप की तरफ जा रहा है। ओके, अपना जो दूसरा वाला था वो 1 थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1। ओके, अगर मैं बोलूं कि लेट, मान लेते हैं क्या, एक नीचे की तरफ वेलोसिटी मानते हैं बी। ओके भैया, नीचे की तरफ एक वेलोसिटी मानता हूँ बी। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ अपनी जो बी टी जी ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो लेट सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। ट्रेन की वेलोसिटी या तो एक्स एक्सिस में होगी या वाई एक्सिस में होगी। क्या होगी, ये या तो एक्स एक्सिस में होगी या तो वाई एक्सिस में। ये वाला बी और ये वाला बी अलग अलग है, ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं कि ए आई कैप और बी जे कैप, ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बी भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मतलब जो अपनी ट्रेन है वो पॉजिटिव वाई में जा सकती है, नेगेटिव वाई में जा सकती है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स किस में भी जा सकती है। मैंने जैसे एक जनरल ए आई कैप प्लस बी जे कैप उस ट्रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं। ओके, अगर मेरे को ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकाल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ट्रेन की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में ए की ग्राउंड के कर दूंगा। भैया ये कैसे किया आपने, देखो मैंने जब तुमको एक इक्वेशन लिखवाई थी, रिलेटिव मोशन मैं करा रहा था, रिलेटिव मोशन, तब मैंने उस टाइम ये तुमको बात लिखवाई थी, याद है क्या तुमको, किसी को याद है, रिलेटिव मोशन जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने ये मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना, जिसमें मैंने गलती करी थी, तुमको याद है क्या, जिसमें मैंने गलती करके कुछ नया लिखा था और फिर आपको देखना था ना। मैं एक बार वापस निकालता हूँ उसको, कहाँ गया, वो पेज मेरे को नहीं मिल रहा है, चलो मैं दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा होगा उस टाइम, ध्यान से देखना। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो आर बी ए वैक्टर होगा, मान लो ये कोई वेक्टर है, ये आर बी ए वैक्टर है, वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर ए बी वैक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ आर बी ए वैक्टर, हाँ भैया लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अगर मेरे को आर
रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए। समझ में आया, क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए। ओके भैया, मैंने ये जो दोनों थे, अगर आपको रिलेटिव पोजीशन याद होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाते समय मैंने बताया था, ये जो दोनों होंगे ये क्या होते हैं, ये दोनों सेम फ्रेम में होते हैं। किस फ्रेम में होते हैं, सेम फ्रेम में होते हैं। क्या तुमको ये बात याद है, ये दोनों किस में होते हैं, सेम फ्रेम में होते हैं। ओके भैया, मैंने इसी को दूसरे तरीके में लिखना भी बताया था कैसे। अगर मैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखने का ट्राई करूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। देखो इस टाइम भी ये दोनों क्या है, ये सी के फ्रेम में, ये किसके फ्रेम में, सी के फ्रेम में, दोनों अभी भी किसमें, सेम फ्रेम में है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं तोड़ू तो क्या इसको वापस ब्रेक करने के बाद ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैंने तुमको ये लिख के भी बताया था, ये लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, आर बी माइनस आर सी, ये ब्रैकेट माइनस आर ए माइनस आर सी। मतलब देखो ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर बी वैक्टर आर ए वैक्टर। तुमको समझ में आया क्या कि इस बी ए वैक्टर को मैं इस सी के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ। बोलो ये कंसेप्ट तुमको याद है कि नहीं, पहले हाँ ना बोलो, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, मैंने पढ़ाया था, मेरे को याद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस मैं टीए को, इस टीए को मतलब ट्रेन की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम। क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ भैया अब समझ में आया, ये तुमको पहले ही समझ में आना चाहिए। अगर हर एक चीज जो लिखा है ना उसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, तो दिमाग में बैठाते हुए चलना सब कुछ। ठीक है, कोई भी चीज अननेसेसरी मैंने नहीं लिखवाई है। ठीक है, ओके भैया, हमको समझ में आया कुछ कुछ, तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो इन ग्राउंड फ्रेम दे रखी है ना, ये भैया यहाँ पर ये दे रखी है। तो मैं वी टी ए वैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, वी टी ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना 4 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 आई कैप लिख सकता हूँ ना। देखो ये लिखा 4 आई कैप, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस 4 आई कैप। समझ में आया, क्या लिखोगे, माइनस 4 आई कैप। देखो यहाँ पर ये आई कैप और ये आई कैप दोनों को एक साथ लिख दो, तो ए माइनस 4 आई कैप प्लस बी। समझ में आएगा तुमको, हाँ भैया आ गया, कुछ कुछ आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ड्यू नॉट, अब हमको क्या बोला है कि ड्यू नॉट, याद है क्वेश्चन में क्या बोला था, ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन। देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट द ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, मतलब जो अपना ट्रेन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ध्यान से सुनना, अगर ड्यू नॉर्थ की बात होगी तो क्या इसका आई कैप 0 होना चाहिए। अगर मैं बॉय के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं तो बॉय क्या बोल रहा है, बॉय बोल रहा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। जब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है मतलब आई वाला कंपोनेंट तो 0 होगा। जब भाई ट्रेन नॉर्थ ही में जा रही है तो आई कहां से आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आई वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो दे रखा है ड्यू नॉट, वो सिर्फ घूरने, ये क्वेश्चन सिर्फ एक बच्चे ने किया था, समझना, सिर्फ और ठीक है, उसी बच्चे ने ये सॉल्व। ठीक है, ड्यू, तो यहाँ पर ही क्या दे रखा है, ड्यू नॉर्थ, ये देखने के लिए नहीं दे रखा है। ठीक है, ड्यू नॉर्थ में क्या करूंगा, ए माइनस 4 को 0 कर दूंगा, तो ए क्या आ जाएगा, 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। ओके भैया आ तो गया हमको कुछ, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब ध्यान से देखना, अब क्या कर रहे हैं हम, बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ए का काम खत्म, ए वाला जो लड़का था उसके रिस्पेक्ट में हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन करके हमने एक वैल्यू निकाल दी। उसने बोला था नॉर्थ में जा रहा, मतलब आई कंपोनेंट 0। अब चलो करते बी के रिस्पेक्ट में, कौन सा लड़का जो बी देख रहा था वो बोल रहा है कि भैया अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ट्रेन जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। किस डायरेक्शन में जा रही थी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ भैया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय इन ग्राउंड फ्रेम। हाँ भैया ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल आपने सही लिखा है। ओके, अपने पास बताओ ये क्या है, अपने पास वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम क्या भैया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस, ये अपने पास क्या है भैया, ये जो है ना अपने पास -1 था, क्या था,
रहा था, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा था ना, अरे नीचे की तरफ जा रहा था बॉय 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो नीचे जा रहा था, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 जे कैप लिख सकता हूँ ना। हाँ भैया -1 जे कैप लिख सकते हो, तो इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, प्लस जे कैप, क्या लिख सकता हूँ, प्लस जे कैप। ओके भैया, हमको समझ में आया। अब ध्यान से देखना, जे और जे को एक साथ लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, ए आई कैप प्लस बी प्लस वन जे कैप, क्या लिख सकते हो, बी प्लस वन जे कैप। ओके भैया, हमको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, क्या बोल रहा है, ये जो वेलोसिटी आई ट्रेन की, ये जो वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में आएगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे ही अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये जो b+1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। हाँ भैया, मतलब ये जो अपना b+1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। देखो क्यों भैया, क्यों 4 के इक्वल हो जाएगा, ये तो जे वाला है ना, तो जे वाला 4 के इक्वल कैसे हो गया, कोई बताएगा मेरे को। नॉर्थ ईस्ट बोल के मैंने इस b+1 को 4 के इक्वल क्यों किया, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्यों, वेरी गुड, चलो एक को तो आ गया। तो b+1 को 4 के इक्वल किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। भैया b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, मतलब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम निकालू, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन ग्राउंड फ्रेम निकालू, तो यहाँ पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप था। हाँ भैया, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई थी 4 आई कैप प्लस 3 जे आई थी, ए आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मॉड निकालना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी होगी। क्या क्वेश्चन हार्ड था क्या, क्वेश्चन एकदम एकदम किसी लेवल का नहीं था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले जो जो कंडीशन सोच, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़ लो और आपको दिमाग में स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाए, कुछ कुछ लिखो, जैसे क्वेश्चन पढ़ो वैसे लिखना स्टार्ट कर दिया करो। एक लाइन पढ़ी उसके बाद तुरंत उसी लाइन से क्या कंक्लूजन निकाला वो लिखना स्टार्ट कर दिया करो, वरना कुछ बलते बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं जो मैंने करी थी स्टार्टिंग में, सही बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसी गलती करी थी। मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चन देखा, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ लिया, पूरा एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करता था, वापस जाऊंगा क्वेश्चन पढ़ने, फिर एक लाइन में पढ़ूंगा, और ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, फिर लिखूंगा अच्छा, फिर दोबारा वापस पढ़ूंगा। तो ऐसे मत करना, आप लोग एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ो और उसको अच्छे से समझ लो, और उसके बाद जो भी कंक्लूजन है वो लिख लो, जैसा पहले फुल स्टॉप है उससे क्या समझा वो लिख लिया करो, ठीक है, तो उससे अच्छा रहता है, टाइम बचता है। तो ऐसी गलती मत करना कि एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद वापस जाएंगे एक एक चीज लिखेंगे, ऐसा नहीं, एक वन गो थ्रू में पूरा पढ़ लो, ठीक है, और उससे कंक्लूजन निकाल लिया करो। ओके, अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, ये लगभग सब बच्चों ने किया था लेकिन कुछ ने नहीं किया था, एक ने ही नहीं किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन था, स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल, एक स्टोन है उसको कैसे थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया इन 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्टोन बिगेन टू मूव, इन 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्टोन बिगेन टू मूव। जैसे ही स्टोन मूव करना स्टार्ट हुआ, मैंने 0.5 सेकेंड के बाद द स्पीड बिकम्स 1.5 टाइम्स इस इनिशियल स्पीड, मतलब मैंने जो स्टोन था उसको फेंका और 0.5 सेकेंड के बाद उस स्टोन की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के 1.5 टाइम हो जाती है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन। आपको क्या निकालना है, उस स्टोन का इनिशियल स्पीड निकालना है कि शुरुआत में उस स्टोन का इनिशियल स्पीड कितना था। चलो बताओ, देखते हैं किसको आया ये, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी बताना चाहेगा। चलो, एक जो स्टोन है उसको मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक है, एकदम सीधा ऐसे ऐसे इसको थ्रो किया, ऐसे इस तरफ, ठीक है। ओके भैया, स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्टोन बिकेन, मतलब जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0.5 सेकेंड के बाद उसकी मान लेते इनिशियल वेलोसिटी यू थी, कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं वी, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं भैया, वी मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है जो वी है ना, वो 1.5 टाइम्स यू हो जाता है,
0.5 सेकेंड बीतता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 1.5 यू हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.5 यू हो जाती है। आपको क्या निकालना है? आपको यू निकाल। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? बताओ। इस क्वेश्चन टाइप के मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, किसी टाइम इतने टाइम्स हो जाती है। पहले बताओ कराया है कि नहीं कराया, वरना मैं अभी के अभी बताऊंगा कराया है कि नहीं कराया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अरे बोलो, कराया सवाल कराया, ये तो हो ही जाना चाहिए था। क्या है, मेरे को पता है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर तो ओरली निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या कितने सारे सवाल कराए थे कि इस टाइम के बाद वेलोसिटी इतनी हो जाती है तो उसका निकालना था आपको। ठीक है, एक दो एग्जांपल तो अभी दिखा सकता हूँ मैं आप लोग को। जबकि आपके सवाल ऐसे के ऐसे सवाल क्लास नोट्स में, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी के साथ एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है। तो ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, ठीक है, हिंट है, आसानी से निकल जाएगा। वी की वैल्यू 1.5 क्यू रखोगे, टाइम दे रखा है तुमको, ग्रेविटी रख आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, ये एक सवाल था कि दो बलून्स है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आप लोगों के पास। टू बलून्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम टू बिल्डिंग। ठीक है, ये मैं कराता हूँ, ये शायद अच्छा सवाल था। ठीक है, फिर भी लोगों आप लोगों ने किया था ये क्वेश्चन, मैंने देखा था, ये एक दोनों किया था, लेकिन क्या एक इसमें दो दो ऑप्शन सही थे क्या? ठीक है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने एक ऑप्शन सही टिक किया था और दूसरा गलत टिक किया था। तो क्योंकि एक गलत टिक किया था तो आप लोगों के -2 हो चुके थे। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस हो तभी टिक करना, वरना नहीं टिक करना, वरना जो नंबर आ रहे हैं वो भी कट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक सही जो एकदम सही निकाला था वो टिक किया होता तो आपके पूरे 1 नंबर मिल जाते पूरे, लेकिन एक गलत टिक किया इसलिए -2 हो गए। चलो मैं इस सवाल को करता हूँ। दो बलून्स को बिल्डिंग से छोड़ा गया, एक बिल्डिंग बी है और एक बिल्डिंग ए है। ठीक है, यहाँ से दोनों से एक एक बलून छोड़ा गया। ओके, ऊपर की तरफ एक एक बलून को छोड़ा गया। और क्या दे रखा है? टू बलून्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम द टू बिल्डिंग्स ए एंड बी फ्रॉम बलून ए राइजेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी दे रखी है इन्होंने? 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ओके, while the other one rises with a constant velocity of 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो ये वाला बलून है ये ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, ड्यू टू विंड द बलून गैदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इक्वल टू 0.5 y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हवा चलने लगती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन vx इन्होंने दे रखा है कितना? 0.5 y, 0.5 y। अब बच्चे देख के घबरा जाते हैं, यहाँ पर y कहाँ से आ गया, x कहाँ से आ गया? इन्होंने बोल रखा है वेयर y इज द हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज। जहां से इन बलून को छोड़ा गया है वहां से y क्या है? y वो हाइट है जहां से इन बलून को छोड़ा, तब जितना ये बलून ऊपर जाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे बढ़ेगी मतलब ऊपर जाएंगे तो हवा भी तो तेज। ठीक है, इन्होंने लगा ऊपर जाता है तो हवा तेज चलते जाओ तेज चलेगी, उससे ऊपर वाले छत पे जाओ और तेज चलेगी। तो जैसे जैसे ये बलून ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स विंड की तरफ से वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो y है ना, y इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज द बिल्डिंग आर एट द रेस्ट ऑफ 230 मीटर। ये दोनों बिल्डिंग हवा में उड़ नहीं रहे, ये दोनों आपस में खड़े हुए जमीन पे, इनके बीच की दूरी दे रखी है 250 मीटर। एंड आफ्टर सम टाइम टी द बलून कोलाइड। के बाद ये जो बलून होते हैं कुछ टाइम के बाद ये बलून जाके हवा से टकरा जाते हैं, कोलाइड। क्या हो जाता है? कोलाइड हो जाते हैं। मतलब सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता था, इससे आसान सवाल कोलिजन का सवाल। मतलब और वर्टिकल कंपोनेंट को शून्य करने का, किसको वर्टिकल करो और आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता था। चलो निकालते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भैया चलो,
इसका सॉल्यूशन देखना कितने छोटे में कर दूंगा मैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे, जो बलून है, ओके, जो बलून है वो कैसा मूवमेंट कर रहा होगा। यहाँ पर देखना, ये जो बिल्डिंग, यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग यहाँ बनाना इतनी बड़ी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये बलून ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हवा इसको इधर की तरफ फेंक रही है, ठीक है। तो इस वाले की वेलोसिटी 20 है, मतलब इस वाले की वेलोसिटी से डबल, समझ में आया? मतलब ये तेजी से ऊपर उठ रहा होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये तेजी से ऊपर उठ रहा होगा, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक हवा इधर की तरफ चलेगी कि नहीं, और ये कहीं इधर की तरफ जा रहा होगा, किधर की तरफ जा रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इसकी ये भी ऊपर की तरफ उठेगा और इसको हवा भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब ये भी ऊपर उठते 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 कहीं इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर कहीं जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे। हाँ भैया, कहीं कोलाइड तो कर जाएंगे। भैया ये वाला इतना जल्दी इतना दूर चला गया, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कम है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये जो हाइट है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट आप लोग निकाल सकते हो ना, इसको लेफ्ट जो ए बोलता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को क्या बोल रहा होगा, ए, ठीक है। इस पूरे की हाइट में से इसकी हाइट माइनस करूंगा तो याद आएगा, इसको मैं अभी ए सपोज कर रहा हूँ। ओके भैया, ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो बलून है, ये वाला जो बलून है, इसके ऊपर की तरफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी vx है। इस वाले बलून के ऊपर की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी होगी। हाँ भैया, यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाते हुए इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको x और y के रिस्पेक्ट में दे रखा कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x vx की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला, किसी टाइम t के बाद हमको देखना है, तो मैं बोल रहा किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t के बाद ये जो वेलोसिटी है कितना डिस्टेंस चल गया होगा, इसकी वेलोसिटी 20 है, किसी टाइम t के बाद ये कितना डिस्टेंस चल गया होगा। भैया ये जो डिस्टेंस है ना 20 इंटू टी, ये कितना चल गया होगा, ये चला होगा। अगर इसको यहाँ पर टकराना है, डिस्टेंस ये वाला चला होगा, उतना ही डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो 20 इंटू टी ऊपर, इसको ऊपर कौन सा कंपोनेंट ले जा रही है, तो किसी टाइम ऊपर इंटू टी 20 इंटू टी गया होगा। तो क्या इसको भी सेम हाइट पे जाना पड़ेगा? देखो है, जमीन से ये दोनों सेम हाइट पे है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग से ये वाला बलून जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही हाइट पर इसको जाना पड़ेगा। मतलब ये जो बी वाला बलून है ट्रेवल करना पड़ेगा ए प्लस 10 इंटू टी। 10 इंटू टी क्या, ऊपर की तरफ वो जो वेलोसिटी है कितने टाइम में, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? हाँ भैया, तो 20 इंटू टी इक्वल टू ए प्लस ए इंटू 10 टी। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 10 टी की जो वैल्यू है, मतलब जो 10 टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखना, अगर मैं बी वाले के लिए बात करूं, फॉर बी, और किसके लिए बात कर रहा हूं यहाँ पर, फॉर ए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, फॉर ए एंड फॉर बी, ठीक है। अगर मैं बी वाले के लिए बोलूं तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूं मैं, जो अपने पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है उसको क्या बोल सकता हूं मैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को क्या बोल सकता हूँ, y/2। भैया ये y/2 कैसे आ गया? अरे देखो ना, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ कि y/2 ही होगी, हमको आया। मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो, dx/dt इक्वल टू y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके dx/dt इक्वल टू 20t/a, क्या लिख सकते हैं, 20t/a, समझ में? ओके, यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt इक्वल टू 10t/2, क्या लिख सकते हैं, ये 2 है, ये नहीं है, ये क्या है, 2। ओके, क्या लिख सकते हैं, 20t 10t/2। ओके भैया, हमको समझ में, हाँ। तो अब क्या करेंगे, बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां है, इसको मैं कुछ बोल दूं, यहां से यहां, इसको मैं लेट्स सपोज ए बोल रहा हूँ, ध्यान से, इस वाले को मैंने ए बोला है, इस वाले को मैं बी बोल रहा हूँ, सॉरी इसको क्या बोला मैंने, बी, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोला, बी, इस वाले को क्या बोला है, ए। ओके भैया, तो बस ये जो बी वाला है इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके बी तक, और ये जो ये वाला है इसको कहां से इंटीग्रेट, बी तक।
250 से लेके बी तक। ओके, हाँ भैया आ गया। ए वाला जो है, ध्यान से देखना, ए वाले को हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। पहले जो ए वाला है ना, पहले ए वाले को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर ए वाला ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पहले इनके बीच का जो दूरी है 250 मीटर, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके भैया, तो इसको चलो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से बी, ये बोल रहा हूँ dx, इस dt को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके t तक tan t, और इधर क्या आ जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो ना आप लोग। ओके, इस वाले कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा भैया, 250 से लेके तो dx, इस dt को उधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, dt को उधर मल्टीप्लाई करें, देखो ये 2 से 2 गया, ठीक है। तो ये सब बार बार लिख के बताऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan t dt, और ये हो जाएगा 250 से लेके t तक। कहां से हो जाएगा, 250 से लेके 0 से लेके t तक, टाइम तो 0 से लेके t तक ही होगा ना, तभी तो मीट करेंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और आंसर आप लोग चेक कर लेना जो भी आंसर है, ठीक है। क्या कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी कभी, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट रह जाना नहीं चाहिए, पूछ लो, ठीक है। डाउट है तो आपको इतना सब सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टी को 20t/2 कैसे लिखा? अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, और ले लो, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, इस वेलोसिटी को लिख सकता हूँ dx/dt। x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो dt लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी को क्या लिखा है, dx/dt, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो y है, y वाला कौन सा डिस्टेंस है, y जो है ये, y में क्वेश्चन में क्या बोला है कि जहां से पॉइंट से बलून छोड़ा गया है, वहां से ये जितना भी ऊपर जाएगा वो डिस्टेंस है। अरे बलून जितना ऊपर जा रहा है वही तो y है ना, बलून जितना ऊपर जा रहा है वो डिस्टेंस क्या है, y है। और y किसी टाइम t के अंदर b वाले के लिए, ये जो b वाला है इसके लिए क्या होगा, 20t तो होगा। ये वाला जो है ये b वाला है, ठीक है, ये देखो ये b वाला है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 20, तो कितना ऊपर जाएगा, 20t ऊपर जा रहा है, तो y की 2 है। समझ सकते हो ना आप लोग, ठीक है। इसको इंटीग्रेट क्यों किया, इस जहां देखना सुनना, इंटीग्रेट हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। पर देखो, जो y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, या फिर x की y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, y चेंज हो रहा है कि नहीं, जैसे जैसे बलून ऊपर जाएगा y चेंज होगा, x चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, ठीक है। चलो बढ़िया, इसका आंसर इंटीग्रेट करके जो भी आए बता देना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? कुछ भी पूछना पूछते रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी था, इसमें क्या दे रहा था, yt graph of a projectile parabola is drawn from figure 1 and its path is drawn in figure 2, y vertically up, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का ग्राफ इन्होंने दे रखा है, कुछ कुछ मैं बना देता हूँ, ये t है, और इन्होंने ये ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा, यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, ग्राफ, ओके। यहाँ पर इन्होंने दे रखा y, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इन्होंने इसको बोला है y1, यहाँ पर जो टाइम लगा इसको इन्होंने बोला है t1। इसका जो दूसरा ग्राफ दे रखा है इन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है, ये गया ऐसे, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है x, ये पॉइंट है x2, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या इन्होंने बोल रखा है y2, और ये क्या है y, ओके। ग्राफ क्या दे रखा है, प्रोजेक्टाइल का दे रखा है फिगर 1 एंड इट्स पाथ इज ड्रॉन इन फिगर 2, ये क्या दे रखा है, ये प्रोजेक्टाइल का दे रखा है, और इसका जो रास्ता है जो पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ का ये क्या दे रखा है, इन्होंने फिगर ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको पता करना है इस ग्राफ को देख के y1 y2 में रिलेशन है, ये y1 y2 में क्या रिलेशन हो सकता है,
T1 और T2 में क्या रिलेशन हो सकता है, ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है ये T2 है, ठीक है। T1 और T2 टाइम में क्या रिलेशन हो सकता है, X1 और X2 में, ये क्या, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये उसके रास्ते का ग्राफ, इट इज द पाथ, ये जो ग्राफ है ये उसके पाथ का, और ये क्या पैराबोला का है, ठीक है। ओके, हम X1 और T1 में क्या रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के सोचो थोड़ा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो y1 और y2 होगा, क्योंकि ये दोनों इस वाले का ये पाथ है ना, इस ग्राफ, ये क्या प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल का ये पाथ है, तो जितना मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा उतना ही मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा, मतलब दोनों एक ही तो है, तो मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो y1 होगा ना वो y2 के इक्वल होगा, क्यों भैया, मैक्सिमम हाइट तो सेम ही होती है, क्या होगी, मैक्सिमम हाइट सेम होगी, तो y1 और y2 तो इक्वल आ गए। ओके भैया, y1 y2 इक्वल आ गए। तो क्या भैया हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 और जो T1 होगा वो 2 टाइम्स T2 होगा, बिल्कुल नहीं, जो T1 होगा वो 2 टाइम्स T2 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो T2 होगा वो 2 टाइम्स T1 होगा। अरे इस T1 का डबल करूंगा तब T2 के इक्वल आएगा ना। यहाँ पर क्या लिखा है, जब T2 का डबल कर दूंगा तो इतना टाइम आ जाएगा, इस T2 टाइम का डबल करूंगा इतना आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, T1 इज नॉट इक्वल टू 2 T2, बल्कि T2 जो है वो 2 टाइम्स T1 है। भैया समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, X1 क्या होगा भैया, X1 क्या है, X1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। व्हाट इज X1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो X1 को क्या लिखते हैं भैया, हम u cos थीटा लिखते हैं। भैया क्या लिखते हैं, u cos थीटा इंटू T/2, क्या लिखेंगे, अरे यह X1 है ना, आधा डिस्टेंस तो आधा रेंज का आधा, तो u cos थीटा इंटू T/2। हाँ भैया ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जो X2 होगा ना उसको क्या लिखेंगे भैया, u cos थीटा इंटू पूरा टाइम, तो पूरा टाइम क्या है टी, तो X2 क्या हो गया पूरा टी, X1 क्या हो गया u cos थीटा। अरे देखो ध्यान से नालायको, यहाँ पर एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं u, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, u cos थीटा ही तो आएगा। तो X1 लिखना है तो क्या लिखूंगा, इस पूरे को ट्रेवल करने में पूरा टाइम कितना लगा, मान लेते हैं t टाइम लगा, यहाँ तक पहुंचने में इसको पूरा टाइम क्या लगा t, तो यहाँ पर आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, आधा T/2। तो यहाँ तक का रेंज लिखना है तो इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम u cos थीटा इंटू T/2, ये पूरा रेंज लिखना है तो u cos थीटा इंटू कंप्लीट टाइम। ठीक है, अब X1 और X2 में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भैया, X1 अपॉन जो X2 है ना वो T1/2 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, मतलब X1 अपॉन X2 इक्वल टू 1/2। यहाँ से देखो T2 अपॉन T1 भी T1 अपॉन T2, इस टू को इधर लेके जाओ तो यहाँ से मैं अब देख सकता हूँ जो T1/T2 आएगा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ऑप्शन देख लो कौन कौन सा सही है। ठीक है, मेरे को यहाँ से देखने में लग रहा है ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ए सी डी तीनों करेक्ट है, ए सी डी क्या है, तीनों करेक्ट है। ठीक है, अब बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहे, क्वेश्चन हार्ड थे, अरे बोलो क्वेश्चन हार्ड थे क्या, बोलो ना। ठीक है, चलो और चल ठीक है। एक और क्वेश्चन था, फिगर shows acceleration versus time graph of a particle starting from the rest and moving along a straight line. Which of the following statement is or are correct? ठीक है, और आप लोगों ने ऐसी भयंकर गलती करी है जिसमें पूछा था करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताने, आपको क्या बताने, करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऐसा दे रखा था कुछ, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ दे रखा था, यहाँ पर कुछ फिगर दे रखा था, इसका इसके आगे लिखा था प्लस आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर कुछ दे रखा था केमिस्ट्री के अंदर और बोला था कि ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, और यहाँ पर क्या दे रखा था, कुछ मान लो माइनस आई दे रखा था, यहाँ पर कुछ दे रखा था, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी दे रखा था, यहाँ पर कुछ दे के यहाँ पर इन्होंने कुछ दे रखा था। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसी हरकत करी है, इसको मैचिंग कर दिया। यहाँ पर ऊपर कॉलम 1 और कॉलम 2 नहीं दे रखा था जो इसको मैचिंग करना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि इसके सामने जो लिखा है क्या करेक्ट है, ये बताना। अगर करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। मतलब इतनी गंदी, मतलब आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए, मैचिंग कौन करता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में मैचिंग, ए का माइनस आई, बी का माइनस, आपको मैचिंग नहीं करना था, उसमें लिखा था करेक्ट ऑल्टरनेटिव पहचानने हैं। मतलब गजब है यार, इतना तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग समझ सकते हो।
इसमें मैचिंग थोड़ा ना करना था कि ये इसका मैचिंग है, इसमें बस पहचाना इसके सामने जो लिखा वो करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा। अगर लिखा है तो ठीक है, उस पर टिक मारो, और नहीं लिखा है तो बस आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। पहला पहला टेस्ट था, अगले टेस्ट में देखेंगे। आपका अगला टेस्ट मेंस का होगा, जेई मेंस का पेपर होगा, ताकि अगले 2 सप्ताह में ही पेपर लूँ मैं, ठीक है? तो तैयार रहना, पेपर का कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ओके, चलो। तो यहाँ पर देखते हैं, फिगर शोज एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक फिगर इन्होंने दे रखा था जिसमें बताया था एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ तो मैंने इतने बार कराया है, मेरे को याद हो गया अब तो, ठीक है? यहाँ पर टाइम दे रखा था, यहाँ पर इन्होंने हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ पर क्या दे रखा था 25। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। कौन सा टाइम ग्राफ है? एक्सीलरेशन। ये इन्होंने दे रखा था 15। ओके, ये इन्होंने दे रखा था 30। ये इन्होंने 0 दे रखा था, यहाँ पर 5 दे रखा था, ये 10 दे रखा था, ये 15 और ये दे रखा था 20। ओके, हमको पूछा है कि इस एक्सीलरेशन को देख के आप क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या, कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पर पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल इज 375। ये सारे बच्चों ने सही किया था, ठीक है, कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पर जो पूछा है कि यहाँ पर देखना है कि आपको इस ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पर पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन, मैक्सिमम वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखा 375। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, उसका एरिया फाइंड आउट करते हो कि नहीं करते हो? अरे वेलोसिटी, इसका अगर एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, एरिया क्या होता है ए इंटू टी, और ए इंटू टी क्या होता है, ए इंटू टी वेलोसिटी होता है। बोलो, अरे एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो ए इंटू टी क्या होगा, वेलोसिटी। मतलब इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है? तो आप लोग एरिया भी निकाल सकते हैं इसे कि नहीं? अरे बोलो, एरिया निकाल सकते थे ना। तो देखो, हमको क्या निकालना था, एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड। जब टी इक्वल टू क्या है 20 सेकेंड, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वी मैक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एरिया अंडर 80 कर्व, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस। यहाँ पर बेस कितना है 20 इंटू 25, यहाँ तक, ठीक है? तो क्या आ रहा था 250, कितना आएगा 250। ओके, मतलब जो वी मैक्स वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 250 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये 20 कहाँ से आ गया, तुम लोग पूछते नहीं हो ना लाइक। मैंने ये 20 कहाँ से लिख दिया, वेलोसिटी मैक्सिमम तो यहाँ पर दिख रही है मेरे को, बोलो। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसका पूरा एरिया निकाला होगा। तो पहले उन्होंने क्या किया होगा, इसका एरिया प्लस दिस और फिर कर दिया होगा। देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने, हाफ इंटू इसका बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितना है 25 प्लस इसका एरिया, इसका बेस कितना है 30 माइनस इंटू 15 और हाइट कितनी है 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेट, देखो 25 इंटू 15 आ जाएगा 375। आधा कर दोगे, यहाँ आधा कर दोगे, इन दोनों का आधा आधा करके जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है? और आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने सवाल तो सही किया था। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये पॉजिटिव का है, यहाँ पर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या पहुंचा, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है? ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। उसके बाद यहाँ पर एक्सीलरेशन, ध्यान से देखो, यहाँ से एक्सीलरेशन वापस नीचे आना स्टार्ट हो गया, मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज, मतलब डिसेलरेशन हो गया, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हमको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है। तो ये वाला जो ग्राफ इधर वाला एरिया, ये तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम वेलोसिटी का केस हो जाएगा। इस वाले ग्राफ का एरिया जो निकालोगे वो हमको क्या देगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का एरिया देगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। तो इसका एरिया निकालो और मैक्सिमम वेलोसिटी लिखो, ठीक है? तो ये 375 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड नहीं करो, अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट। ओके, उसके बाद पूछा है कि द पार्टिकल स्लोप नंबर नंबर नोवेयर। अच्छा, यहाँ पर पूछा था पार्टिकल स्टॉप नोवेयर, मतलब इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो कि कहीं पर पार्टिकल रुका है क्या? इस ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हो क्या कि कहीं पर रुका है क्या? ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखकर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि पार्टिकल कहीं रुका नहीं है। क्यों नहीं रुका है? क्योंकि एक्सीलरेशन नॉन नेगेटिव है, कहीं पर भी एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन क्या है, नॉन नेगेटिव है। यहाँ पर एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। इस ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल
रुका नहीं, पार्टिकल नेवर स्टॉप। क्यों? अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तभी बोल सकते हैं कि पार्टिकल कहीं पर रुका है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं है। एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ए की वैल्यू -2, ऐसा। यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अरे मान लो यहाँ पर इसका स्लोप निकालो, यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। कहां तक जाएगा? यहाँ पर 0 तक, ठीक है। नेगेटिव बोल सकते हैं कि जो अपना पार्टिकल है वो स्टॉप हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझना, एक्सीलरेशन डिक्रीज और नेगेटिव एक्सीलरेशन में। ओके, और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इन्होंने बोल रखा है कि पार्टिकल इवेंचुअली विद कांस्टेंट स्पेस। क्या हम इस ग्राफ को देख के ये भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पार्टिकल है वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या वो एक्सीलरेशन में चेंजेस आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। 0 से लेके 15 सेकेंड तक वो एकदम कांस्टेंट, फिर 15 से लेके 30 तक वो वापस कांस्टेंट है, लेकिन इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है। ओके, बढ़िया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द बॉडी गेट्स रिटार्डेड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 15 to 30 सेकेंड। अपना जो बॉडी है वो 15 से लेके 30 के बीच में जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्ड कर रहा है क्या? वो नीचे की तरफ आ रहा है क्या? यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, समझना। अगर इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप क्या बताएगा आपको? ए अपॉन टी। एक्सीलरेशन अपॉन टाइम का स्लोप क्या बताता है? ए अपॉन टी। ए अपॉन टी क्या होता है? ठीक है, हाँ बोलो। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। चलो, ये लड़की वाला सब सवारी होती है कहाँ पर? बिल्डिंग के ऊपर। उसने पिंक कर, याद है क्या आप लोग को? ये सवाल देखा था क्या? ठीक है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, ठीक है। और गर्ल ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक लड़की है जिसके हाथ में टॉयज है, वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही अपने टॉयज को ऐसे फेंकती है। क्या करती है? 45 के ही अपने टॉयज को फेंकती है, ठीक है। क्या करती है? 45 के एंगल पे ही अपने टॉयज को हमेशा फेंकती है वो नीचे की तरफ, किसी बिल्डिंग, जिसकी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है? इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 25 मीटर, यहाँ से ऊपर लड़की तक की हाइट, ठीक है। किसी पॉइंट सी पे जाके गिरता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला किसी बी पॉइंट पे जाके गिरता है। इसके बीच की इन्होंने दूरी दे रखी है 45 मीटर, सब कुछ तो दे रखा है। ये इन्होंने दे रखा है कितना? 60 मीटर। ओके, 60 मीटर दे रखा है। हमको क्या पूछा है? VB एंड VC। VB एंड VC, ये ए पॉइंट से थ्रो कर रही है, ओके। फ्रॉम पॉइंट ए shown in figure. VB and VC are the speed with which C must throw the toys so that they reach B and C respectively. हमको यहाँ पर क्या बोला है कि वो किसी वेलोसिटी B से बॉल को फेंके ताकि वो B पॉइंट पे जाके गिरे, वो किसी वेलोसिटी V से बॉल को फेंके ताकि वो C पॉइंट पे जाके गिरे। मतलब वेलोसिटी चेंजेस करेगी, वेलोसिटी कम है तो वो पहले गिर जाएगा, लेकिन एंगल सेम है, एंगल सेम है, ठीक है। और किसी वेलोसिटी VC से फेंकेगी, वो C पे जाके गिर जाए। तो हमको यहाँ पर बोला है कि जो VB है वो कितना है? 15√2, और जो VC है वो 21√2 है। ये हमको चेक करना है ये है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हाइट दे रखी है, यहाँ से ये जो B है ना, ये B, ये वाली जो हाइट इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ये बॉक्स टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसकी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है? इसकी हाइट इन्होंने 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स का एक आगे वाला किनारा C पॉइंट है और पहले वाला किनारा ये क्या है? B पॉइंट है, ठीक है। और हाइट इन्होंने क्या दे रखी है? 5 मीटर की हाइट इन्होंने दे रखी है, ओके। तो बताओ इस सवाल को करेंगे कैसे कि अगर मेरे को VB और VC, तो पहली बात समझो कि आप लोग सवाल को देख के डरा मत किया करो, ठीक है, कि ये सवाल आ गया है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले सोचो कि आपने पढ़ा है क्या, उसको लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, हमने जो पढ़ा है उसको लगा के ही सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो क्या हम लोग VB और VC निकाल सकते हैं क्या? हाँ भैया, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। इसको देख के मतलब आप लोग डर गए, पता नहीं क्यों।
फिर इसको हम बॉल को कहाँ गिराना है, इस बी पॉइंट पे गिराना है। लो जमीन थोड़ी ऊपर उठा दो, जमीन यहाँ से अब ये हो गई, तो 25 में से 5 माइनस कर दो, बचेगा कितना 5। तो हाइट 5 ले लेना आप। मान लो जमीन यहाँ से चालू हुई, ये 5 को माइनस करो ना बस। तो आप अपना ये नॉर्मल सवाल बन गया कि हमको बॉल कितना दूर गिरा, रेंज दे रखा है। अगर आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी, कितना हो गया भैया, जो रेंज हो गया 60 प्लस 45 हो गया। ओके, हमको इस रेंज तक पहुंचाना है इस बॉल को, तो यहाँ पर इसके वर्टिकल कंपोनेंट कर लो, वी वाई कर लो, वी एक्स कर लो, एंगल दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये वेलोसिटी वीसी से थ्रो किया, तो ये क्या हो जाएगा वीसी कॉस 45 मतलब वीसी बाय रूट 2। ये क्या हो जाएगा वीसी बाय रूट 2। ओके भैया, वीसी बाय रूट 2, वीसी बाय रूट 2। हमको वेलोसिटी निकालनी यहाँ तक, तो टाइम निकालो सबसे पहले, समझना। तो टाइम के लिए तुमको क्या ले, टाइम इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम जो हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एच की जगह क्या रखोगे 25 मत रख देना, समझ में आया, ये जी से जी कैंसल। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4, मतलब टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, समझ में आएगा। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा अपने पास 105 मीटर, कितना हो जाएगा 105। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अरे नालायको अब तो निकाल ही सकते हो ना। इसको रेंज, इसको इतना रेंज कौन देगा, ये वीसी बाय रूट 2। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा वीसी बाय रूट 2 इंटू टाइम। रेंज कितना है 105, अरे 60 प्लस 45 ही है ना, हाँ 60 प्लस 45 है, वीसी बाय रूट 2 इंटू 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 बाय 2 इंटू 105 इक्वल टू वीसी। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मेरे को, सिंपल। इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, लड़की देख के चकरा गया। यहाँ पर बस ये 5 को इसमें से माइनस करना था, ये जमीन थोड़ी मिट्टी भर दो 5 मीटर की। चलो बढ़िया, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, तो सवाल इतने हार्ड नहीं थे जितना आप लोग सोच रहे थे, बस थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो अब इतना भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आप लोग 2-3 बुक तो मंगवा ही लो, वो दिशा वाली मंगवा लो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है, अब मेरे बोलने का इंतजार मत, मैंने काइनेमेटिक्स मतलब 1D मोशन करा दिया, 2D मोशन करा दिया, तो 1D और 2D मोशन के एनसीईआरटी के सवाल खुद करो। एनसीईआरटी के सवाल आप लोग के पास ऐसा लग है, ठीक है ना, उसके पीछे एनसीईआरटी के बैठ के सॉल्व करो। वहां पर वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल, उसको पढ़ो। मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रही बुक शायद मेरी, हाँ ये देखो, ये मेरी ऐसे लग रहा है। ठीक है, तुमको दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये देखो मोशन इन प्लेन, ये गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी, ये सारे आप लोग को पढ़ने हैं। देखो ये इसमें कितने अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम, जो मैंने नहीं करा है वो भी, साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट इन सर्कुलर रेडियस, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखे, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। मेरा वेट मत करो कि मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग करने जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने सारे सवाल दे रखे हैं। ये सवाल तो मैंने कराया था, याद है आप लोग को ये सवाल, ये देखो यहाँ से कर सकते हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि ये करो वो करो। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ बस उतना फॉलो करोगे तो वो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग चाहो तो ये सॉल्व कर लेना सारा। ठीक है, और उसके बाद कुछ हुआ तो मैं इसका भी डिस्कशन कर दूंगा, आप लोग चाहोगे तो। लगभग 32 क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, ये पीछे मोशन इन प्लेन में, मोशन इन प्लेन में कितना जी एडवांस के सारे सवाल दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट आगे के चैप्टर्स के लिए वो छोड़ देना, बाकी ये देखो सॉल्यूशन भी दे रखा। और क्या चाहिए, इतनी अच्छी बुक है, इसको देखो ना आप लोग। ये वाला सवाल भी मैंने शायद दिया था, देखो ये एडवांस का 2014 में आया हुआ सवाल था, ये एरोप्लेन वाला सॉल्व किया था आप लोग। ये तो सबसे आसान था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 करना था बस। ये देखो, ये जेई मेंस के इतने सारे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल दे रखे हैं। 2002 से इन्होंने दे रखा है, आप लोग की नई बुक है तो 2010 के बाद भी दे रखा होगा। ये सारे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। डोंट वेट कि मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं आप लोग से कम इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर के सवाल बिना बोले कर सकते हो। ठीक है, बोलो करोगे ना, पक्का? बोलो, अरे बोलो। ठीक है, और आप लोग को एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़नी है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब से जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो
वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कोई लिंक चाहिए तो मेरे को बता देना कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब बस ऐसे भैया पढ़ा देंगे वैसा मत सोच के पढ़ा करो, वो चैप्टर पढ़ो और एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। उसी के बाद तुरंत उसके केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है उसको रीड कर लिया करो, ठीक है, उससे और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, केमिस्ट्री की बुक में से केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में से ही सवाल आते हैं, एनसीईआरटी कर लिया, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उठा के एनसीईआरटी के पीछे से वो लोग दे देते हैं। एडवांस में भी बोल रहा हूँ, एडवांस में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो आपके लिए एनसीईआरटी गीता, भगवत गीता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, उसमें हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, एक एक लाइन मैं रोज अगर आप लोग 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, तो 10 मिनट पूरे फोकस के साथ आप लोग एक पेज पढ़ सकते हो एनसीईआरटी का। एक पेज पढ़ लिया बस हो गया, फिर फ्री टाइम में पढ़ सकते हो कभी भी, तो ठीक है। तो आप लोग के पास कुछ बेसिक बुक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एसएल अरोरा होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास एससीबी तो होना ही चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी केमिस्ट्री की तो होनी ही चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। इतना इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, क्योंकि जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, बाकी जगह पढ़ते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 लाख रुपीज लगते हैं उनके वहां पर 2 साल के, ठीक है। तो कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करो आप लोग, तभी कुछ होगा। क्योंकि कब तक मतलब पीडीएफ के फॉर्म में कब तक पढ़ोगे, पीडीएफ में मतलब उतना मजा नहीं आता, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की 11th की 2 बुक्स आती है, आप लोग वो परचेस कर लो, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं करूंगा, ऐसे भी आप लोग पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ सकते हो, आपके पास एसएल अरोरा है, और ये बुक तो आपको कंपलसरी है, ठीक है। जितना जल्दी मंगवा लोगे उतना जल्दी आपका ज्यादा फायदा होगा दिशा की। ये 16th एडिशन, ठीक है। तीनों एक साथ मंगवा लो, 900 कुछ रुपीज की पड़ेगी, ठीक है। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, और अपने पास जो भी है शीट, वो बस काफी है। एलएन की शीट में भी आप लोग जो थ्योरी पार्ट दे रखा है वो पढ़ा करो, ठीक है। बस मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, वो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें जो मैंने नहीं पढ़ाई वो आपको खुद पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, ठीक है। मैं तो 13th में था फिर भी एससीबी पढ़ता था, सोचो हमको मना कर रखा था कि एससीबी आपको नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि आप लोग के पास एक ही साल है, लेकिन मैं फिर भी एससीबी पढ़ता था। हमारे एससीबी क्लास में सॉल्व नहीं कराया जाता था, क्योंकि एक साल में इतना सब पूरा 12th पूरे 2 साल का कोर्स कराना बहुत मुश्किल होता था। हमारे क्लास में एससीबी सॉल्व नहीं कराया जाता था, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्व करता था, क्योंकि एससीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो आप लोग के पास 2 साल है, तो और अच्छे से आप एससीबी की थ्योरी पढ़ सकते हो, जो सीट दे रखे है उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री की थ्योरी तो पढ़नी है एनसीईआरटी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर मैथ की क्लास में आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग मिलो मेरे को 220 पे, कितने पे, 220। किसी को कुछ पूछना है?